न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जब से मोदी ने मंत्रालय बांटे हैं तब से चिंताएं बढ़ गई हैं अब लोगों की कि पता नहीं कब ये सरकार गिर जाए। सरकार इसलिए गिर सकती है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस मन से ये मंत्रालय बांटे हैं उसमें सारी मलाई खुद खा ली है और नीचे नीचे का पानी बाकी अलायंस को दे दिया है। लेकिन ये अलायंस इस तरह के मंत्रालयों के साथ कैसे खुश हो सकते हैं? ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वो इतने में संतुष्ट आखिर कैसे हो गए हैं? ऐसी कौन सी बात है जो कि खुलकर सामने नहीं आ रही है? जोर शोर से शपथ समारोह हुआ। मोदी ने भले ही सेंट्रल हॉल में अपने लोगों से ये भले ही कहलवा दिया हो कि मोदी नहीं, मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार के नारे लगाइए, लेकिन एनडीए को इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और समझते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और साथ में बात करें नीतीश कुमार की। सर, ये दोनों इतने मंझे हुए खिलाड़ी इतने कम में संतुष्टि कैसे करके बैठ रहे हैं सर? विनीता, मुझे ऐसा लगता है हालात यह है कि किसी को सरकार समझदार आदमी को बनाना नहीं चाहिए था। नैतिकता होती तो मोदी जी कहते राजीव गांधी की तरह। राजीव गांधी 89 में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए थे, लेकिन सत्ता से बाहर हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं सरकार क्लेम नहीं करूंगा, जो दूसरे लोग जीत के आए वो बनाए, और जनता दल ने सरकार बनाई थी। लेकिन खैर, नैतिकता से इनका कोई संबंध नहीं है। पर देश को जिस कदर बर्बाद किया हुआ है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, जो और चीन के साथ हालत है, जो चीन के साथ डिफरेंस है, आयात और निर्यात के बीच में बड़ा भारी जो गैप है, उसके नाते जो बोझ है, वो सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी समझदार आदमी सरकार चलाना नहीं चाहेगा। लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं ली। कांग्रेस ने कहा ठीक है, आपकी ज्यादा है, आप बना लो। कांग्रेस पार्टी ने कोई रुचि नहीं। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहली मीटिंग किया, उसमें उसने कहा, खड़गे साहब के घर जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उन्होंने कहा कि हम लोग अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, लेकिन कांग्रेस रुचि लेती तो भी क्या करती? कांग्रेस मैंडेट कैसे पूरा कर पाती? वो बात नहीं, प्रयास भी नहीं किया। कांग्रेस ने प्रयास भी नहीं किया। कांग्रेस का कोई नेता किसी नेता से मिलने नहीं गया, किसी ने नीतीश और नायडू से मुलाकात नहीं की, कोई प्रयास ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है इस सारी चीजों में कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने मनमानी किया है, एक मुद्दा था कि अमित शाह को गृह मंत्री ना बनाया जाए। एक वो जो जिनके पति देव रोजाना मोदी की तमाम बुराई करते रहते हैं, जो खुद अर्थशास्त्री हैं और सच्चाई बताते रहते हैं देश की अर्थव्यवस्था की, निर्मला सीतारमण, और उसके बावजूद भी उनको वित्त मंत्री बनाया गया है। वो अमेरिकन कैंप का मामला है। इसी तरह से एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना अमेरिकन कैंप का मामला है। सबसे फ्लॉप विदेश मंत्री और सबसे फ्लॉप वित्त मंत्री को उनके पद दिए गए। मैं चाहती हूँ अमेरिकन कैंप का मामला ये थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो ये मंत्रालय रिपीट हुए हैं ये क्यों हुए हैं, इसकी वजह क्या है? वो दोनों, इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ अभी भी अमेरिका के दबाव में सरकार चलेगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष बताता हूं आपको। मैं कल ये कह रहा था कि कुछ मजबूरियां होंगी, नीतीश की इनकी सबकी मजबूरियां होंगी, वो अपनी जगह है। लेकिन उनको अच्छा मंत्रालय नहीं देना, उनकी बात मान करके अमित शाह को गृह मंत्रालय से बाहर नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। मेरा सेकंड थॉट बाद में यह हुआ है कि नरेंद्र मोदी भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो हीरो बन जाए और ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी तो सरकार बढ़िया चला रहे थे, बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन देखो लोगों ने षड्यंत्र करके उनको गिरा दिया। वो ये चाहते हैं, मैं अब उनकी जगह रख करके सोच रहा हूं, तो मुझे लगता है कि वो खुद ये चाह रहे हैं कि उनकी सरकार गिराई जाए, कोई वो गिराए और फिर वो शहीद कहलाए। वो नाखून कटा करके वो शहीद बनना चाहते हैं वो। इसीलिए उन्होंने इन सारे दो दो टके के मंत्रालय उन तमाम लोगों को दिए जिनके बूते पर ये सरकार बनी है। उसके बदले जो महाराष्ट्र का मसला है वो अलग है, उस पर जब आप सवाल करेंगे उस पर मैं अलग से जवाब दूंगा। लेकिन मेरा सेकंड थॉट, जो परसों मैंने आपसे जो कल मैं कहा, मैं कह रहा था कि मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते चिंतन कर रहा हूं इन सबसे चीजों के पीछे कारण क्या है। अब जो मेरी समझ में आ रहा है, ये जो जिस तरह मंत्रालय बांटे गए, मोदी खुद ये चाह रहे हैं कि ये लोग बैकआउट कर जाएं, ये हट जाएं और मोदी जी शहीद हो जाए कि देखो मैं तो बड़ा भारी आदमी था और बहुत अच्छा सरकार चलाना चाहता, लेकिन लोगों ने चलने नहीं दिया। वो उस तरह का करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है इन सारी चीजों के पीछे। हाँ वनिता। सर, मोदी इतनी जल्दी मुक्ति पालेंगे इस बात से, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उनकी लहर कम हो गई है, लेकिन आज अभी तो मोहन भागवत ने भयंकर घेर लिया है मोदी को इस वक्त। देखो वनिता, लोग जाने या ना जाने, लोग वो तो जानते हैं जो चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने चुनाव की गिनती की है, जिन्होंने 17 फॉर्म इकट्ठा किया है, उसको काउंट किया है,
वो जानते हैं कि वोट कम पड़े और ज्यादा गिने गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो जानते हैं ना कि कितनी सीटें उन्होंने घपले से जीती हैं। योगी जी तो जानते हैं कि कितनी सीटें उन्होंने प्रशासन से दबाव डलवा के मतलब जीती वो हैं। ये जान रहे हैं कि वो अगर आज की तारीख अगर में बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर वो सीटें भी कम कर दी जाए तब ये कहां खड़े होते। तो वो जानते हैं कि जनता में मेरी बहुत बड़ी बुरी हालत है मेरी, और ऐसे में जबकि इस वक्त कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, तनख्वाह बांटने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। ऑलरेडी जीडीपी का 85% कर्जा देश पर है। इन 10 सालों में कर्जा 4 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। 14 लाख करोड़ रुपया फिर कर्जा लिया गया, और अभी आपने देखा रिजर्व बैंक का जो रिजर्व होता है उससे भी कर्जा लिया गया, उससे भी पैसा ले लिया गया है। तो जो अंदर के हालात है वो बड़े खोखले हैं। उन खोखले हालात में इनको पता उधर अमेरिका का प्रेशर है, तरह तरह का चीन से लड़ने का, तरह तरह के प्रेशर है। तो उन सारे हालात से नरेंद्र मोदी बचना भी चाहते हैं और हीरो भी बनना चाहते हैं, शहीद भी कहलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो ऐसी सारी हरकतें करते रहेंगे कि लोग उनका विरोध करें, लोग उनको छोड़ दें और फिर उनकी सरकार गिर जाए और वो शहीद कहलाएं, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक मोहन भागवत जी की आप बात कर रही हैं, एक दिन पहले भी चर्चा हुई थी आपसे, कई दिन पहले चुनाव के बीच में, तब मैंने कहा था कि यह बहुत बड़ी भूल होगी ये मानना कि आरएसएस, मोदी और बीजेपी अलग चीज है। बीजेपी आरएसएस के 100-150 संगठन में से एक संगठन मात्र है, राजनीतिक संगठन, और आरएसएस की कठपुतली है। बीजेपी वही करती है जो आरएसएस चाहती है। सारे वाइस चांसलर की नियुक्ति, हर संस्थान में आरएसएस लोगों का घुसे देना, ऐसी कोई चीज नहीं जहां आरएसएस के लोग बड़े बड़े पैमाने पर घुसेड़ न दिए गए हो। तमाम जगह उनको ले जा करके बैठा दिया गया है। आरएसएस ने जो चाहा, जो आरएसएस का एजेंडा था उसी पे काम हुआ है। वो चाहे 370 हो, वो चाहे और बाकी चीजें हो, वो चाहे यूसीसी हो, जो चीजें भी की जा रही हैं, चाहे राम मंदिर का सवाल हो, सब आरएसएस का एजेंडा है। सारी चीजें वही हुई हैं। आरएसएस खुद, उसका मामला ये है कि वो मजा पूरा लेती है सरकार का, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ना चाहती क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। उस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके खिलाफ आरटीआई नहीं डाल सकते, उसका कहीं ऑडिट नहीं होता। बहुत सारे उसके साथ पेच है, और उसके ऊपर बहुत सारे आजादी के पहले से लेके उसके बाद तक के आरोप है, तरह तरह के बहुत सारी चीजों। वो बीजेपी के कुकर्मों से अपने को दूर और साफ पाक रखना चाहती है। जब चुनाव हारने का उसको खबर रहती है कि हार रहे, तो वो बता देती है हम तो सरकार के खिलाफ है, हम तो इस चुनाव में काम ही नहीं कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश करती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं सर मोहन भागवत ने या मोदी की क्लास नहीं लगाई है, ये भटकाने की बात है। विनीता, मैं बात पूरी कर लूं। आप जिस मोहल्ले में रहती होंगी वहां पर आप आरएसएस के लोगों को देखेंगे कि वो सब के सब सक्रिय थे चुनाव में, एक भी आदमी घर में नहीं बैठा है। तो ये आरएसएस का एक फंडा है, अपने को साफ पाक और सत्ता की चीजों से दूर रखना, उसके कुकर्मों का लेवल अपने ऊपर न लगने देना, उसका फंडा है। अभी जो मोदी जी, आपको एक बात ध्यान है, जब नई नई सरकार बनी थी बीजेपी की, तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके विज्ञान भवन में आरएसएस की चीफ की एक मीटिंग कराई गई थी। 1-1.5 लोग बुलाए गए थे, कुछ प्रायोजित चुनाव सवाल जवाब 2015 हो सकता है तब आप स्टार टीवी की स्टार एंकर रही होंगी उस समय आप। तो उस वक्त आपको ध्यान होगा कि बड़ी बड़ी बातें आरएसएस के चीफ ने किया था, और बहुत सारे मुद्दों पर अपने को क्लेरिफाई करने की कोशिश किया। तो लगा था कि कोई आरएसएस बहुत बदल गई है और बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है और बड़ा ओपन माइंड है और न जाने क्या क्या बातें, वो दुनिया को संदेश देने के लिए किया गया था। विदेशी राजदूतों के साथ आरएसएस के लोगों की बातचीत भी हुई थी, वो भी आपको याद होगा उसके बाद। लेकिन उसके बाद 10 साल कैसे कटे हैं, 10 साल क्या क्या किया इन लोगों ने। इनके लोग जो बीजेपी के प्रभारी महासचिव बनते हैं, उन्होंने क्या क्या किया है प्रदेशों में भी और देश के पैमाने पर। इनके लोग बाकी सब जगहों पर क्या कर रहे हैं, वो सारे लोगों की निगाह में है। हमारा आपका कर्तव्य है कि हम सच को सच दिखाएं। दुनिया, हमारा जो दर्शक है, उसको सच मालूम पड़ना चाहिए। ये सच को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, हम सच को उघेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आपका कलमकारों का कर्तव्य है कि जनता के सामने सच परोसा जाए। इसलिए इस गलतफहमी में हमारे दर्शक और जनता को बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि आरएसएस कोई अलग है, वो बीजेपी से दूर है, बीजेपी ने बिना उनकी मर्जी के कोई काम किया है। इस गलतफहमी में किसी को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ठीक है सर, मतलब मोहन भागवत एक तरह से कवर कर रहे हैं मोदी को, भले ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल कवर कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार और नायडू क्या कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। इन मंत्रालयों के साथ कैसे सुखी से बैठे हैं वो। ये अभी इस पर मेरा, जो मैंने परसों कहा था कि मैं भी चिंतन कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते। मैं 10 साल कैसे बीते हैं, नीतीश कुमार को खत्म करने की पूरी कोशिश बीजेपी ने किया। विधानसभा चुनाव में उनके वोट ले लिए, लेकिन अपने वोट उनको नहीं दिए। चिराग पासवान को उन्हीं की सीटों पर खड़ा कराया, उनको डैमेज किया, उनको छोटी पार्टी बना दिया।
और तमाम तरीके से उनको खत्म करने की कोशिश की। नायडू के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, जेल भी गए और न जाने क्या क्या हुआ। उस सत्ता पक्ष से बीजेपी मिली हुई थी और नायडू का पूरा जितना उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती थी वो सब कुछ हुई। उनको प्रताड़ित किया गया, उनको घर से किस तरह निकाल के फेंका गया और क्या क्या हुआ नायडू को याद होगा। इसके बावजूद दोनों इतने बड़े नेता जो अपना चुनाव जीते हुए हैं, नीतीश कुमार की परिस्थिति है कि तेजस्वी ने कहा कि हम सरकार में शामिल भी नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, एक दिन भी आपकी सरकार नहीं गिरने देंगे, कोई काम आपसे नहीं कहेंगे, आप सरकार चलाओ। फिर भी वहां से दूर होना। नायडू को भारी बहुमत है, किसी की जरूरत नहीं है। बीजेपी का इतिहास यह है, अभी आप देख लो उड़ीसा का केस, हर अच्छे बुरे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक ने साथ दिया और धीरे से उसी को निपटा दिया, बिल्कुल जीरो पर पहुंचा दिया उसको। बीजेपी का अब तक का इतिहास है कि जिससे सर पे चढ़ती है उसके सहारे घुसती है, फिर उसका हाथ पैर काट के, गर्दन काट करके उसको निर्जीव करके अपना कब्जा कर लेती है। ये अब तक का बीजेपी का लगातार इतिहास और सारी सरकारें और सारे नेताओं को ये देख लेना चाहिए। उसके बावजूद ये दोनों लोग ये जानते हुए कि 10 साल जो सरकार चली वो आतंक की सरकार चली है, भयंकर भ्रष्टाचार की सरकार चली है, ऐसे तमाम कर्म है कि इनमें सबको जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे कर्म है, वो सारी चीजें सामने आएगी तब अंधभक्तों का भी आंखें खुल जाएंगी और वो भी नफरत करने लगेंगे। ऐसे तमाम किस्से हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इनका साथ क्यों दे रहे हैं, ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है और मैं इस पर भी चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ और उन प्रदेश के लोगों से लगातार बात भी कर रहा हूँ। जो ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा मैं आपको खुद फोन करूंगा कि आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। जी विनीता। जी सर, और यहाँ पर सर एक बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार खुद हमेशा सत्ता में रहने में यकीन रखते हैं। चर्चाएं तो कहाँ हो रही थी कि वो उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उनको ये ऑफर मिल रहे हैं और यहाँ पता चल। विनीता, वो इंडिया गठबंधन के जनक थे, इंडिया गठबंधन बनाने वाले वही थे और स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में उन्हीं का नाम चल रहा था। दूसरे नंबर पर खड़गे साहब का नाम चलता था क्योंकि बड़ी पार्टी के नेता और दलित हैं वो, और उनका एक्सपीरियंस 52 साल का अनुभव उनका है राजनीति का, एमएलए से एमपी तक और मंत्री तक होने का। लेकिन पहला नाम नीतीश कुमार का ही चल रहा था। फिर ऐसी परिस्थिति में अचानक भाग खड़े होना बिना किसी आश्वासन के, पहले यह माना गया था कि इसलिए भाग खड़े हुए कि बीजेपी से इनकी बात हो गई है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे और उसमें सबसे बड़ी संख्या में एमएलए के चुनाव ये खुद लड़ेंगे, जिससे 5 साल इनका मुख्यमंत्री पद अकेले अपने दम पर पक्का हो जाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ, उसको वादे को भी बीजेपी ने पूरा नहीं किया। उसके बावजूद उनका मोदी का पैर छूना, मैं बहुत हतप्रभ हूं, उस दिन से बहुत आश्चर्यचकित हूं। और नीतीश कुमार को जितना थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मुझे पच नहीं रहा है। अभी जरा इस पर सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ है, और बिहार के कुछ लोगों से मेरी बात अभी नहीं हो पाई है। जो ही बात हो जाएगी मैं निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है, या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है जो आने वाले समय में दिखलाई पड़ेगी। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर नायडू और नीतीश जिस तरह से शांत बैठे हैं, जो उम्मीद नहीं थी, और इतने कम समझौते में वाकई में गले से नहीं उतर रहा है। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नायडू और नीतीश वो हैं जिनकी चाल कभी भी पटखनी दे सकती है मोदी को। तो इसलिए ममता बनर्जी की बात यहाँ पर पूरी तरह से साबित होती दिख रही है कि कभी भी मुश्किलें पैदा हो सकती है इस सरकार के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।